हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। यहाँ पर सामान्य हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे व्याख्या सहित। तो दोस्तों, जो भी साथी नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, वह सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो जब चैनल पर डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें दोस्तों, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट से नहीं गुजरेंगे, प्रैक्टिस सेट को जब तक आप सीरियसली नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक जो है आपको सिलेक्शन लेने में कठिनाई होगी। तो दोस्तों, आप जो है मेरी बात मानिए और प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो आइए हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। विकल्प ए, बी, सी और डी में आपको उत्तर देना है कि यहाँ पर कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि मूर्धन्य स, री, ट और ठ इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। बाकी स, ह, च और छ इसका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। और छोटा स, त, थ और द यह दंत से जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत है। और विकल्प डी यानी कि अ, क, ख, ग यह जो है कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों, विकल्प सी यानी कि स, त, थ और द का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ पर देख लेंगे कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह क्या लगेगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह आएगा, यानी कि यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा मोहन बेंगलोर चला गया और आप बेफिक्र रहें। तो यह जो है यहाँ पर सही वाक्य इसका होगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पशु, घर, नदी और नर्मदा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि जो नर्मदा है यह जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। नर्मदा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि नर्मदा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जबकि पशु, घर तथा नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन सूचक, मध्यम पुरुष सर्वनाम बहुवचन सूचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम यह कथन गलत है। यहाँ पर हम के विषय में एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कथन गलत है, क्योंकि हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विशेषण बताइए। विशेषण इसमें से कौन है? क्षम्य, शिक्षा, फेन और भ्रम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि क्षम्य जो है वह विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि सीता गाना गा रही थी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी कि सीता गाना गा रही थी दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सीता गाना गा रही थी, यह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य है। जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम फल खा रहा था, सीता गाना गा रही थी आदि सभी जो है वह सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। 7वां प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, सीता यहाँ आ रही है और गाय चरती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि सीता यहाँ आ रही है यह जो है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है।
8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह आपको बताना है दोस्तों। तो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए सबसे अच्छा दोस्तों आप जो है वाक्य में इनका प्रयोग करके आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों यह बताना है आपको। तो चाल, दाल और खाल और गाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि गाल शब्द जो है वह पुल्लिंग है। बाकी चाल, खाल और दाल यह जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। 9वां प्रश्न, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है दोस्तों। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि मिठाइयाँ, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मिठाई एक वचन होता है और मिठाइयाँ जो है वह बहुवचन होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत और आसन्न भूत। तो दोस्तों आप जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि पूर्ण भूत, यानी कि मैं खाना खा चुका था यह जो है पूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि बात करता है, मुझसे खाया नहीं जाता है और मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता यह जो है भाववाच्य को दर्शाता है। 12 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा और कविता पत्र को लिखती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि सीता ने चिट्ठी लिखी, यहाँ पर कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। क्योंकि दोस्तों आइए मैं आपको व्याख्या से बता देता हूँ। यहाँ पर सीता ने चिट्ठी लिखी में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। बाकी आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो सीता ने चिट्ठी लिखी यहाँ पर तो कर्म कारक का प्रयोग हुआ ही नहीं है, बल्कि लड़के कुत्ते को मारता है, रमेश ने गोपाल को मारा। तो बाकी आप देख सकते हैं कि हर जगह परसर्ग को का प्रयोग हुआ है, परंतु इस वाक्य में को का परसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है दोस्तों। दैव, पंख, अक्षर और बच्चा। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अक्षर जो लिखा है यह अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों। विरासत, व्यापार, विकल और विक्षक। तो यहाँ पर बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प यानी कि विरासत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि व्यापार, विक्षक तथा विकल में वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है प्रत्यय ऐसे वाक्य होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि वाला जो है प्रत्यय यहाँ पर लगा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको हिंदी और जीएस जीके की तैयारी करवाई जाएगी। बाकी आपको मैथ्स का मैं लाइव सेशन लूँगा जहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक नए अप्रोच से सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हम आपकी जो है अप्रोच को डेवलप करेंगे कि आपके मैथ के प्रश्नों को कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, वह जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप थ्योरेटिकली कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट से अपने आप को जो है कि और नहीं गुजारेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। तो हिंसा का विलोम दोस्तों इसमें से क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि हिंसा का विलोम
अहिंसा होता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, यह बताना है आपको कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए दोस्तों। तो यहाँ पर चंचरीक का पर्यायवाची बताना है, आप सभी दोस्त जो है बताएंगे। तो चंचरीक जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची है, यानी कि भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, चंचरीक होता है। बाकी अगर भ्रमर के अन्य पर्यायवाची देखें तो भंवरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, खटपद, मधुकर और द्विरेफ जो है वह अन्य पर्यायवाची होते हैं भंवरा के। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से प्रज्ञा और मनीष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्रश्न में नहीं है पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर मार्क बना लेना चाहिए और सावधानी से उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रज्ञा और मनीष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि विधाता जो है वह प्रज्ञा और मनीष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विवेक, मेधा और मति यह सभी जो है प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनुजा, तनुजा, दुहिता और सुता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द कौन सा है दोस्तों, अनुजा है, क्योंकि अनुजा भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसका अर्थ छोटी बहन होता है, जबकि तनुजा, दुहिता, सुता शब्द यह जो है पुत्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, परंतु अनुजा जो है वह छोटी बहन के लिए प्रयोग किया जाता है। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। कृपण और कृपाण का अर्थ बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि पहले वाले कृपण का अर्थ कंजूस और कृपाण का अर्थ दोस्तों जो है वह क्या होगा, कटार होगा। आपने कटार का देखा होगा, जैसे पंजाबियों के लिए 5 चीज़ें, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो कृपाण जो है एक छोटी तलवार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि उचित वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको विकल्प में से चुनना है, यानी कि अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, यानी एक शब्द यहाँ पर एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द का है, तो अभूतपूर्व का। तो दोस्तों अभूतपूर्व का जो है वह विकल्प सी यानी कि जो पहले घटित न हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभूतपूर्व कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, और जो भेदा न जा सके उसके लिए दोस्तों अभेद्य जो है वह शब्द प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अग्रगण्य। जो सबसे पहले गिना जाता हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जो पहले जन्मा हो अग्रज, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, और ऊपर कहा हुआ यानी कि उपयुक्त। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों, यह बताना है। प्रश्न नंबर 24। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि त्रिपुर धन अरि जो है यह त्रिपुरारी का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि दोस्तों जब ह्रस्व यानी कि अ छोटी ई छोटा ऊ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे विद्यार्थी, कपीस, गुरुपदेश आदि जो है वह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो आप सभी साथी ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिपुर धन अरि, न कि त्रिपुर धन रारी, त्रिपुरा धन री, त्रिपुरा धन अर्री। ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, प्रत्येक, यथासंभव, भरपेट आदि में जो है वह अव्ययी भाव समास होता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह आपको बताना है। तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यह वाक्य सही है। बाकी तूने कहाँ जाना है यह गलत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम्हें कहाँ जाना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह भी गलत है। अब दोस्तों यह गलत क्यों है, क्योंकि अनेक खुद में ही दोस्तों वह क्या बोलेंगे बहुवचनीय है। तो यहाँ पर अनेकों शब्द नहीं होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, न कि उड़ गया, इसलिए यह भी गलत है।
प्रश्न नंबर 27 देखेंगे दोस्तों कि आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प ए यानी कि अनुमतिवाद। क्या है दोस्तों? अनुमतिवाद। अवधि का निजी छंद है दोस्तों। अवधि का निजी छंद क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि बरवय। अवधि का निजी छंद क्या है दोस्तों? बरवय है। अवधि का निजी छंद बरवय है। बरवय अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके विषम चरणों यानी कि पहले तथा तीसरे में 12-12 मात्राएं तथा सम चरण यानी कि दूसरे तथा चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। 29 कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 9वां विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो यह इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। तो आप इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 33 देखेंगे कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है दोस्तों? आप सभी दोस्त जो है बताएंगे कि यह कथन किसका प्रसिद्ध कथन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है प्रसिद्ध कथन है। आगे के प्रश्न जो है दोस्तों वह जो है इस गद्यांश से लिए गए हैं। तो आइए मैं आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर बता देता हूं कि जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य को पूरा करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि अपने से बड़े आकार के जीवों को चटकर जाती हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि संगठन में शक्ति है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 37 कि तिनके की क्या विशेषता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 19 देखा और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हमने व्याख्या से सॉल्व किया। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आप जो है सही उत्तर जानते थे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी जो है मिलता हूँ मैं एक सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो दोस्तों आप जाकर एक से शुरुआत से जो है वीडियो को देख सकते हैं और जिससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।